नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ब्राज़ीलियन मीडिया से एक रिपोर्ट आया था। बेसिकली इंडिया जो फ्रिगेट्स और वॉरशिप मैन्युफैक्चर के बारे में ब्राज़ील को प्रपोजल दिया था। इनिशियली ब्राज़ीलियन नेवी ने तो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन ग्रेजुअली जब ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी, ट्रम्प टैरिफ्स, ये सब दिखने लगा। पहले बेसिकली ब्राज़ील यूके वेस्ट से जो उनकी वॉरशिप्स है वो प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इंडिया की जो बजट है, इंडिया ने जो बजट दिया था वो उनके लिए कुछ ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जो प्राइस और कॉस्ट वेस्टर्न चीज़ों को लेने के बाद देना पड़ता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि पहले कितना पैसा दे के लिया, वो तो है ही, एट एनी टाइम जो है वो अपने दिए हुए चीज़ को टोटली ऑफ कर सकता है और उनके यूज़ करने पे पाबंदी लगा सकता है। जो एक मतलब इतना सारा कॉस्ट दे के अगर उनके मर्जी के खिलाफ, उनके मर्जी के अकॉर्डिंग चलना पड़े तो फिर फ़ायदा क्या है। तो ये ब्राज़ील को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो इसलिए अभी ये न्यूज़ जो है दोबारा उठ के आ रहा है कि शायद ब्राज़ील जो है पहले जो रिजेक्ट किया था, अभी इंडियन फ्रिगेट्स और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन वेपन्स से लेस जो वॉरशिप्स है वो कंसिडर कर रहा है ब्राज़ील। तो इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल रिपोर्टिंग आपको जानने को मिलेगा। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट्स में जाएंगे और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन जो है वो रखूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Imagine um navio de guerra tão poderoso. कल्पना कीजिए एक ऐसा वॉरशिप जो इतना ताकतवर और एडवांस्ड हो कि वह साउथ अटलांटिक महासागर में नौसेना की पूरी ताकत का संतुलन बदल दे। अब सोचिए कि ऐसा ही जहाज ब्राजील में ही बन रहा है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ, और ऐसा मिसाइल जो आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ सके। ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन फिलहाल यही असलियत में हो रहा है। स्वागत है आपका। आज आप जानेंगे कि भारत से आया एक प्रपोजल ब्राजील की नौसेना को सदर्न हेमिस्फीयर की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में शामिल कर सकता है। मैरीटाइम डोमिनेंस की इस वैश्विक दौड़ में ब्राजील को भारत से एक अनोखा प्रपोजल मिला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, जिससे ब्राजील में ही भारी NIRI क्लास की फ्रिगेट्स बन सकें। ये जहाज मौजूदा मॉडर्न टमंदरे क्लास से लगभग 2 गुना बड़े होंगे। इन समुद्री जायंट्स में लगे होंगे ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया का सबसे तेज एंटीशिप मिसाइल जो मैक 3 की स्पीड तक यानी आवाज से 3 गुना तेज उड़ सकता है। O míssil antinávio mais rápido do planeta. लेकिन यह ब्राजील के लिए इतना जरूरी क्यों है? सीधी वजह है ब्लू अमेजन, यानी हमारी विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 36 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। उसकी रक्षा के लिए मजबूत उपस्थिति, ताकतवर हथियार और आत्मनिर्भरता चाहिए, और यही सब NIR फ्रिगेट देने का वादा करती है। इस समय ब्राजील की नौसेना पहले से ही जर्मन कंपनी TKMS के साथ मिलकर हल्की टामंडारे क्लास की फ्रिगेट्स बना रही है। इनका वजन 3500 टन है। ये मॉडर्न और अच्छी तरह से वेल आर्म्ड हैं। लेकिन NIR फ्रिगेट्स एक अलग ही स्तर की चीज है। NIR जहाज 6670 टन वजन वाले होते हैं, जिनमें वेपन्स, फ्यूल और लॉन्ग रेंज सेंसर्स के लिए कहीं ज्यादा जगह होती है। जहां टमांडरे क्लास कोस्टल डिफेंस और पेट्रोलिंग के लिए उपयुक्त है, वहीं NIRI क्लास लंबे समय तक चलने वाले मिशंस, दूर दराज इलाकों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी के लिए आदर्श है। Enquanto as Tamandaré servem para patrulhamento e defesa costeira, as NIRI são ideais para operações de longa duração, defesa de áreas remotas. लेकिन इस इंडियन प्रपोजल में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह है ब्रह्मोस मिसाइल। यह सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। 900 किलोमीटर तक की रेंज के साथ यह मिसाइल शिप्स, सबमरीन, फाइटर जेट्स और यहां तक कि जमीन से भी दागी जा सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील पहले ही इसमें इंटरेस्ट दिखा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल को सबमरीन में, ब्राजील की वायुसेना के ग्रिपेन फाइटर जेट्स में और सेना की कोस्टल आर्टिलरी में इस्तेमाल करने के लिए। तुलना करें तो ब्राजील का अपना मिसाइल मनसुप जो अभी विकसित हो रहा है, उसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। ब्रह्मोस इसकी 3 गुना दूरी तक मार कर सकता है। भारत का यह प्रस्ताव केवल बिक्री तक सीमित नहीं है, इसमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, जिससे ये फ्रिगेट्स ब्राजील में ही बनाई जा सकें। भारत का सरकारी शिपयार्ड माजागॉन डॉक लिमिटेड इसके लिए तैयार है। या तो ब्राजील में एक नया शिपयार्ड बनाए, या किसी मौजूदा शिपयार्ड को खरीदे, या फिर रियो डी जेनेरियो के इटागुआई में ICN जैसे स्थानीय शिपयार्ड्स के साथ पार्टनरशिप करे। Ou até parceirizar com estaleiros locais.
यह कदम हजारों नौकरियां पैदा कर सकता है, ब्राजील की नेवल इंडस्ट्री को मजबूत बना सकता है और नेटो पर टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस को कम कर सकता है, जो कि आज के वैश्विक तनाव के दौर में एक स्ट्रेटेजिक मुद्दा है। ब्राजील की नौसेना के पास बड़े बड़े लक्ष्य हैं। अभी फिलहाल सिर्फ एक ही स्क्वाड्रन रियो डी जनेरियो से ऑपरेट होता है, लेकिन एक योजना है कि देश के उत्तर पूर्वी तटीय इलाकों में एक दूसरा स्क्वाड्रन बनाया जाए। इसके लिए देश को सतह पर लड़ने वाले 15 नए वॉरशिप्स की जरूरत होगी। NIR फ्रिगेट्स इस योजना में बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये लंबी दूरी, जबरदस्त कॉम्बैट पावर और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस प्रदान करते हैं, लेकिन एक रुकावट है, समय। जहां तमांडरे फ्रिगेट्स का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है, वहीं NIRI का निर्माण अभी कई बातों पर निर्भर है, जैसे कि बातचीत, शिपयार्ड तय करना और इंडस्ट्री को तैयार करना। ये सब मिलकर डिलीवरी को कई साल पीछे धकेल सकते हैं। हम एक क्लासिक डिलेमा के सामने खड़े हैं, तेज और पहले से चल रही तमंडारे प्रोग्राम को जारी रखें या फिर NIR फ्रिगेट्स और ब्रह्मोस के साथ तकनीकी और जियोपॉलिटिकल छलांग लगाने का फैसला करें। Com as fragatas Niri e o Brahmos, uma decisão assim não se toma da noite para o dia. ऐसा कोई भी फैसला रातों रात नहीं लिया जाता। इसमें तकनीकी, लॉजिस्टिक, डिप्लोमेसी और बजट से जुड़ी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन अगर यह पार्टनरशिप भारत के साथ आगे बढ़ती है तो ये ब्राजील को एक मीडियम साइज्ड नेवल पावर में बदल सकती है। ऐसी ताकत जो अपने मैरीटाइम टेरिटोरी की रक्षा कर सके और रीजनल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस कर सके। इस प्रपोजल का असर समझने के लिए पहले हमें एक बात साफ करनी होगी, हल्की और भारी फ्रिगेट में फर्क क्या होता है। हल्की फ्रिगेट्स जैसे टामंडारी क्लास खासतौर पर कोस्टल पेट्रोल, सबमरीन से लड़ाई और छोटी दूरी की हवाई रक्षा के लिए डिजाइन की जाती है। ये सस्ती, तेज और कम समय की मिशन के लिए आइडियल होती है। वहीं भारी फ्रिगेट्स जैसे NIR असली समुद्री वॉरशिप होते हैं। ये लंबे समय तक समुद्र में रह सकते हैं, ज्यादा हथियार ढो सकते हैं, इनके पास ज्यादा शक्तिशाली सेंसर होते हैं और ये इंटरनेशनल मिशंस में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे किसी जहाज को सुरक्षा देना, नौसेना की नाकाबंदी करना या अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। Nacionais de escolta, bloqueio naval e projeção de poder. Na prática, असल में इसका मतलब ये है कि ब्राजील सिर्फ अपने मैरीटाइम टेरिटरी का रक्षक नहीं रहेगा, बल्कि साउथ अमेरिका और अटलांटिक के नौसैनिक नेवल लैंडस्केप में एक अहम ताकत बन जाएगा। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है और यह मैरीटाइम एनवायरनमेंट्स में सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाली तकनीकों में से एक मानी जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सिर्फ एक जहाज से जहाज पर मार करने वाली मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस की इस समय 3 मेन वर्जन्स मौजूद हैं। पहला MARM, जो जहाजों से दागी जाती है, नेवल कॉम्बैट के लिए आइडियल। दूसरा ARMAR, जो सुखोई जैसे फाइटर जेट्स से छोड़ी जाती है और भविष्य में इसे ब्राजील के ग्रिपेन जेट्स के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है। तीसरा टेरामार, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स जैसे कोस्टल आर्टिलरी से इस्तेमाल की जा सकती है। यानी अगर ब्राजील इस तकनीक को अपनाता है तो उसे सिर्फ फ्रिगेट्स के लिए एक मिसाइल नहीं मिलेगी, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक हथियार सिस्टम मिलेगी जिसे तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। cidade que nenhum outro país sul-americano possui atualmente. Essa proposta também tem um forte componente geopolítico. इसके साथ ब्राजील के पास एक यूनिफाइड और खतरनाक सिस्टम होगा जो 900 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेज सकता है और यह क्षमता फिलहाल किसी भी सदर्न अमेरिकी देश के पास नहीं है। इस प्रपोजल में एक मजबूत जियोपॉलिटिकल पहलू भी है। भारत खुद को एक इमर्जिंग पावर के रूप में स्थापित कर रहा है और लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। जब वह ब्राजील को तकनीक ट्रांसफर करने की पेशकश करता है तो वह एक साफ संदेश देता है, हम नेटो और अमेरिका की कक्षा से बाहर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने को तैयार हैं। ब्राजील के लिए इसका मतलब है अपने अलायंसेस को डाइवर्सिफाई बनाना, जो कि आज की मल्टीपोलर वर्ल्ड में बेहद जरूरी है। इसके अलावा भारत रूस की बनी हुई इस वेपन सिस्टम को अपनाकर ब्राजील को वेस्टर्न पावर्स की बढ़ती दबाव नीति के बीच ज्यादा डिप्लोमेटिक आजादी मिल सकती है, कि खासकर ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर जैसे कि डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और सैंक्शन्ड कंट्रीज के साथ ट्रेड। लेकिन जाहिर है कोई भी सैन्य फैसला बिना जोखिम के नहीं आता। Nenhuma decisão militar vem sem riscos. इस प्रपोजल से जुड़े मेन चैलेंजेस में सबसे महत्वपूर्ण है इसे लागू करने में लगने वाला समय, स्किल्ड पर्सनल की जरूरत, सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी और पोटेंशियल पॉलिटिकल असर। एक नया शिपयार्ड बनाना या किसी मौजूदा को एडवांस बनाना समय और संसाधनों की भारी मांग करेगा। साथ ही भारी फ्रिगेट्स को चलाना और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को सेना में शामिल करना एक अत्यधिक तकनीकी और ट्रेंड पर्सनल की जरूरत पैदा करता है। एक और अहम पहलू यह है कि नया सिस्टम ब्राजील की मौजूदा रडार, कमांड सिस्टम और हथियारों के साथ अच्छे से तालमेल बैठा सके। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत और रूस की तकनीक को अपनाना ब्राजील के ट्रेडिशनल वेस्टर्न एलाइज को नाराज कर सकता है। इसके अलावा
भारी फ्रिगेट्स का निर्माण ब्राजील में करना TKMS के मौजूदा समझौतों के मुकाबले ज्यादा महंगा और समय लेने वाला होगा। इसीलिए सरकार को लागत और लाभ, समय और स्ट्रेटेजिक वैल्यू के बीच संतुलन बनाकर फैसला लेना होगा। अब असली सवाल यह है, क्या ब्राजील इतना बोल्ड स्टेप उठाने के लिए तैयार है? क्या तेज डिलीवरी को छोड़कर ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी और मिलिट्री ऑटोनॉमी को चुनना सही होगा? Economia militar? A resposta está nas mãos dos estrategistas de Brasília. अब फैसला ब्राजीलिया के स्ट्रेटेजिस्ट्स के हाथ में है, लेकिन एक बात तो तय है, ब्राजीलियन नेवी अपनी हालिया इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति के मुहाने पर खड़ी है। और आप क्या सोचते हैं, क्या ब्राजील को भारतीय NIR फ्रिगेट और शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल पर दांव लगाना चाहिए, या फिर टमंडरे प्रोग्राम के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए और मौजूदा शेड्यूल को बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, यह डिबेट के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस मामलों और सत्ता के पीछे की हलचलों में दिलचस्पी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि ऐसा कोई कंटेंट आप मिस न करें। फिर मिलेंगे। Conteúdo como esse. Até a próxima. कमेंट्स में मैक्स लीमा ने लिखा है कि इंडियंस सच्चे पार्टनर्स हैं, वे हमारे सम्मान के हकदार हैं। उसके बाद फेलिपे सेल्स एरियट ने लिखा है कि अगर हमारे अथॉरिटीज सक्षम होते तो हम भी भारत जितने शक्तिशाली होते। उसके बाद जोसे मेनेजिस ने लिखा है कि भारत के साथ साझेदारी को तुरंत तेज करें। उसके बाद कार्लोस बारबोसा ने लिखा है कि ब्राजील फैसले लेने में बहुत देर करता है, जबकि भारत हमेशा अच्छे प्रस्ताव लेकर आता है। उसके बाद किरान ने लिखा है कि भारत इस समय देश के शिपयार्ड्स में 59 वॉरशिप्स बना रहा है और नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप्स पहले से भी ज्यादा भारी और ताकतवर होंगे। इसके रिप्लाई में लिखा है कि सही कहा आपने, भारत इस समय लगभग 59 वॉरशिप्स का निर्माण कर रहा है जो देश की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। इनमें से कई जहाज अगली पीढ़ी के हैं, जैसे कि नवीनतम P-17 स्टील्थ फ्रिगेट्स जो तेज, हल्की और दुश्मन के रडार से छिपने में सक्षम हैं। विशाखापत्तनम क्लास डेस्ट्रॉयर्स P-15B जो ब्रह्मोस मिसाइल और एडवांस्ड सेंसर से लैस हैं। IAC-1 INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। साथ ही भारत अब नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट्स NGC और अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट 75I जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। इन सब का मकसद है इंडियन ओशन बॉर्डर्स की रक्षा को मजबूत बनाना और भारत को ब्लू वाटर नेवी के रूप में उभरते देखना। उसके बाद कनाला में वीडस ने लिखा है कि ये ऐसी पार्टनरशिप है जिसे मैं सच में आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। ये जरूर एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, लेकिन पूरी तरह से इसके लायक है। ब्राजील इस टेक्नोलॉजिकल लीप का हकदार है। उसके बाद अलेक्जेंड्रस्टे जर्मुरो ने लिखा है कि ऐसे 4 जहाज ब्राजीलियन नेवी के लिए एक सपना होंगे। उसके बाद क्रेसिमेंटो ने लिखा है कि आगे बढ़ो ब्राजील और भारत। उसके बाद एलिस वाल्डो फेरेरा दा सिल्वा ने लिखा है कि यह एक रिस्पेक्टेबल हथियार है जो ब्राजील के लिए एकदम आइडियल है। उसके बाद अप्रेसिडो सुआरेस कार्वाल्हो ने लिखा है, यह सरकार और देश के अन्य संस्थानों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वे पूरे ब्राजीलियन नेशन का सम्मान और सहयोग अर्जित करना शुरू करें। उसके बाद अप्रेसिडो सुआरेस कार्वाल्हो ने लिखा है, यह सरकार और देश के अन्य संस्थानों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वे पूरे ब्राजीलियन नेशन का सम्मान और सहयोग अर्जित करना शुरू करें। उसके बाद एलेक्स एल्वारेस ने लिखा है कि अगर ब्राजील इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगा तो कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके बाद एलेक्स एल्वारेस ने लिखा है कि अगर ब्राजील इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगा तो कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके बाद अडित्या पुरोहित ने लिखा है, चिंता मत करो ब्राजील, भारत एक भरोसेमंद भाई है। हम सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से हैं और मानवता की शुरुआत से लेकर आज तक हमने कभी अपने लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया। उसके बाद रोमारियो कॉर्डिरो दा रोचा ने लिखा है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के नजदीक जाना चाहिए और बिना किसी शक के पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करनी चाहिए और जल्द से जल्द। उसके बाद लुसिवियो बर्बोजा ने लिखा है, हम ब्रिक्स का हिस्सा हैं और हमें सदस्य देशों के बीच हर एक्सचेंज का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद एलेक्स जुलाटो ने लिखा है कि ब्राजील एक पुअर कस्टमर की तरह है जो किसी अमीर दुकान में झांकने आया है, मैं तो बस देख ही रहा हूं। उसके बाद कार्लोस विस्काउटो ने लिखा है, हम इस बेहतरीन मौके को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन यह भी सच है कि तीनों सेनाओं की कई प्रोजेक्ट्स फंड की कमी के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि ब्राजील यह पार्टनरशिप करे, लेकिन मैनेजमेंट के पैसों का सही प्रबंधन न होना ही हमें अनदर लेवल तक पहुंचने से रोक रहा है। उसके बाद पाओलो एलेक्स दास विर्जिन्स ने लिखा है, सिर्फ एक और एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने से बेहतर है कि हम यह सीख लें और आगे बढ़ें। दुर्भाग्य से हमारी सरकार में ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट्स नहीं हैं जो देश के बारे में सोचते हों। उसके बाद मोटिवाई कोट्स ने लिखा है कि गल्फ देशों से पहले ऑर्डर दे दो क्योंकि इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है।
आखिर में किरण ने लिखा है, ब्रह्मोस एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। ये हमेशा अपडेटेड रहता है। ये सिर्फ गति की बात नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ब्रह्मोस को नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। अगली सबमरीन भी आ रही है। सही कहा, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की सुपर टेक्नोलॉजी का सिंबल बन चुका है। इस मैक 3 की स्पीड, लो लेवल फ्लाइट प्रोफाइल और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। इसे नौसेना के शिप से फायर सकते हैं, एयरफोर्स में फाइटर जेट से और आर्मी मोबाइल लॉन्चर की मदद से। अब तो ब्रह्मोस एनजी और नेक्स्ट सबमरीन लॉन्च वर्जन भी आ रहे हैं, जिससे दुश्मनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सच में 1 मिसाइल 3 फोर्सेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मेड इन इंडिया डिफेंस। तो इंडिया बेसिकली पहले नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स ऑफर किया था। ब्राजीलियन नेवी ने उस टाइम खास कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अब ये सुन के तुरंत मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही आएगा, इंडियंस के दिमाग में, कि शायद इंडियन वॉरशिप्स में वो क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे बात क्वालिटी की नहीं थी, यहाँ पे बात थी कि इंडिया ने जो प्राइस कोट किया था ब्राज़ील को, वो ब्राज़ील के टाइम पे ब्राज़ील ने कहा था कि उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं था। तो इसके बदले ब्राज़ील ने यूके के एल्बियन क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप कंसीडर कर रहा था उस टाइम। यहाँ पे मैं कहूँगा कि ज़्यादातर देश जो है वो दूसरे देशों की हिस्ट्री से कुछ सीखते नहीं हैं। अगर हम इंडिया की ही हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए ही उस टाइम अमेरिका और यूएसएसआर ने वॉरशिप्स भेजे थे। पाकिस्तान के लिए यूएसए ने भेजा था और इंडिया के लिए यूएसएसआर ने भेजा था। बट डिफरेंस ये है कि आज इंडिया खुद अपने आप में सेल्फ रिलायंट है कि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। पाकिस्तान उससे उसके आसपास भी नहीं है। और यहाँ पे 2 फैक्टर्स है। डेफिनेटली इंडियन टैलेंट्स जो है, इंडियन साइंटिस्ट, उनके दिमाग वो तो कंट्रीब्यूट करते ही है, लेकिन साथ में ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया के फर्स्ट जो वॉरशिप था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसमें जो पहला जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ था, वहाँ पे रशिया का एक बहुत ही बड़ा की रोल था। अब कुछ एक्सपर्ट्स आ जाएंगे मुझे ज्ञान देने कि इंडिया ने खुद किया है, रशिया का कोई हेल्प नहीं था। कुछ ऐसे नमूने जो है हमेशा मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। सुन पहले मेरे, तू अपने बुकिश नॉलेज से ना, जो तू डिफेंस नर्ड आ जाएंगे, बोलते कि डिफेंस नर्ड हूं मैं, आपको नॉलेज नहीं है। तेरे नॉलेज से ना, तेरे बुकिश नॉलेज से मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिटेल्ड है। क्योंकि बहुत सारे रशियन इंजीनियर्स को मैं खुद जानता हूं जो कि इंडिया के वॉरशिप मैन्युफैक्चर में इंडिया आते रहते हैं और इवन टू दिस डे वो आज भी आते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जान पहचान है। मेरे जीजा जी खुद इंडियन नेवी में हैं, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है। तो ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि आज अगर इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स बनाने में आत्मनिर्भर हो पाया है, तो उसमें डेफिनेटली इंडियन टैलेंट्स और रशिया का भी एक की रोल रहा है। और अब वही चीज़ इंडिया ब्राज़ील के लिए कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो 4 से 6 कस्टमाइज्ड नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स ब्राज़ील को ऑफर कर रहा था, वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इंटीग्रेटेड था और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा था इंडिया, जो कि ब्राज़ील में लोकली मैन्युफैक्चर होने वाला था। पर शिप कॉस्ट अराउंड $500 मिलियन के करीब आ रहा था। दिस इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट ब्राज़ील वाज अचीविंग, क्योंकि इंडिया ये वॉरशिप्स लोकली ब्राज़ील में मैन्युफैक्चर कर रहा था। आगे जाके ब्राज़ील खुद से वो मैन्युफैक्चर कर सकता था और उससे जो सेल्स होता वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता ब्राज़ील के लिए कंपेयर टू जो कि ये यूके या फिर इससे जो खरीद रहे हैं। डेफिनेटली वो लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो करेंगे नहीं। पर अब जब यूएस ने ब्राज़ील पे टैरिफ वगैरह थोपे हैं, तो यूएस और वेस्ट की हिपोक्रेसी ब्राज़ील को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और अब इसलिए रिसेंटली ये वीडियो आया। हालांकि ये जो ऑफर इंडिया ने कुछ दिन पहले दिया था, कुछ समय पहले दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली ये खबर जो है बहुत ज़्यादा ब्राज़ील मीडिया में जोरों शोरों से फैलाया जा रहा है, क्योंकि अब इंडिया की इंपॉर्टेंस और ईस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है ब्राज़ील को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो होपफुली भगवान ब्राज़ील को सुबुद्धि दे। और ट्रम्प की बात करूं, उसको तो सच में एक नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके दुनिया ट्रम्प को याद रखेगी कि ये एक अहम शख्स था यूएस पावर और यूएस हेजिमनी को खत्म करने के लिए। जिस दिन दुनिया में यूएस हेजिमनी खत्म होगी, उस दिन ऑटोमेटिकली दुनिया में शांति ज्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रशिया सबको यूनाइट करके विश्व शांति के लिए एक नोबेल प्राइज के हकदार तो है। तो मैं कहना चाहूंगा कि गुड वर्क डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसे ही काम करते रहे। अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब यूएसए को जियोपॉलिटिक्स का नया जोकर कहा जाएगा और यूएस की पावर की धज्जियां उड़ जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।